वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। नमस्कार, ABC चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। बेहद ही दिलकश गुलाबी मौसम के दरमियान ताजे फूलों से आती भीनी भीनी खुशबुओं और बेहतरीन साज सजावट के बीच शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस होली ट्रिनिटी चर्च में अपार श्रद्धा व उत्साह के बीच मनाया गया। इस शुभ दिन को ही क्रिसमस के रूप में मनाया जाता रहा है। ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार प्रभु के तीनों रूपों की कल्पना त्रिक या त्रिक के रूप में की गई है। त्रिक को ही बाइबल में होली ट्रिनिटी कहा गया है और इसी नाम से नगर में स्थित होली ट्रिनिटी चर्च से क्रिसमस की खुशियां प्रारंभ हुई। पापियों के उद्धारक, मुक्तिदाता मसीहा, शांति और प्रेम का संदेश देने वाले प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर पूरा चर्च खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। पवित्र और इस बड़े दिन पर चर्च में कैंडलें मुस्कुरा उठी। प्रार्थना सभा के दौरान लोगों के हृदय प्रकाशित हो उठे। प्रार्थना के दौरान बाइबल के पाठ के जरिए चर्च के फादर ने प्रभु के संदेश व प्रेम के महत्व को उजागर किया। उस अद्भुत कर्ता परम पिता परमेश्वर यहोवा के एक लौते बेटे की महिमा को वो देख सके। जो प्रेम का संदेश प्रभु यीशु मसीह में हमें और आपको दिया गया, उस प्रेम को हम और आप समझ सके। लोगों के बीच में अपने जीवन के द्वारा अपने प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को हम उनको। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रभु ने मानव के उद्धार के लिए परमात्मा के इकलौते पुत्र के रूप में जन्म लिया। मनुष्यों को उन्होंने करुणा, ममता, प्रेम का संदेश दिया। आज जैसे साधारण चर्च लगती रही वैसे ही आज का ये सर्विस हुई है और प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म उत्सव के बारे में, उसके प्रेम के बारे में इसे समय बताया गया है ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म उत्सव को जो मनाते हैं उसका मतलब समझ सके कि यीशु मसीह का जन्म क्यों मनाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह में हमें आपको पूरे समस्त संसार को वो एक प्रेम संदेश दिया है ताकि हम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखें और उसी प्रेम में प्रभु यीशु मसीह के उस आज्ञाओं का पालन करें जो उसने हमें पालन करने का आदेश दिया है, ताकि हम अपने इस जीवन के द्वारा लोगों को हम समझा सके और लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके कि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए वो प्रेम का संदेश लेकर आए और प्रेम का संदेश उन्होंने हमें दिया ताकि हम एक दूसरे को प्रभु के उस प्रेम को बता सके, ताकि प्रभु के प्रेम के द्वारा मानव जाति का उद्धार हो सके और वे आनंद जीवन पा सके जो मानव जाति के लिए दिया गया है। संसार में हम रहते हैं, संसार में बहुत सी क्लेश हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी पीड़ाएं होती हैं। तमाम प्रकार के बंधन से हम बंधे हुए हैं संसार के अंदर और इस संसार से मुक्ति देने के लिए प्रभु ने हमें आपको संसार में आया ताकि उस मुक्ति को प्राप्त करें, सारे बंधन से हम छुटकारा पा सके और आज़ाद हो सके और प्रभु के साथ संगति करें और प्रभु की उन आज्ञाओं को मानते हुए हम मानव जाति को भी हम प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना सिखा सकें ताकि प्रभु के प्रेम में मानव जाति आगे बढ़ सके। इस अवसर पर चर्च में आयोजित हुई प्रार्थना सभा में हर वर्ग, जाति और संप्रदाय के लोगों ने प्रतिभाग किया। पर्व की खुशियां एक दूसरे के साथ साझा की।
हम लोग पूरे दिसंबर से क्रिसमस की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। पहले कैंडल नाइट सर्विस, कैरल सिंगिंग, सारे प्रोग्राम्स होते हैं इसमें, और फिर क्रिसमस के दिन हम केक कट करते हैं, फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं, विश करते हैं, इस तरह हम सेलिब्रेट करते हैं। अब पकवान क्या तरह के? पकवान हमारे डोनट्स होते हैं, गुजिया होते हैं, केक होते हैं, बहुत सारे टाइप के प्रोग्राम होते हैं और बहुत सारे केक्स वगैरह होते हैं। आप लोग घर घर मिलने जाते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं और सबको विश करते हैं। इस बार तो थोड़ी हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, आप खुद भी देख रहे होंगे ज़्यादा भीड़ नहीं है। इस बार हम लोग बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं और थोड़े दूर दूर डिस्टेंसिंग पे हम बैठ रहे हैं। मास्क आप देख रहे हैं हम हाथ में लिए, इसको पहन के भी आए थे हम, और ये सारे मतलब प्रिकॉशन हम लोग बहुत सारे लिए इस बार। प्रेज एंड वर्शिप होता है, प्रभु यीशु मसीह जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों के खातिर एक बहुत बड़ा उपहार प्रभु यीशु मसीह के रूप में दिया है, जो प्रेम का संदेश और लेकर इस दुनिया में जन्म लिए, और उन्हीं के जन्म उत्सव हम लोग मनाते हैं। और वही परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, और ऐसा कहा गया है, वचन में लिखा गया है कि जो कोई उन पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। इसी विश्वास से हम लोग यहाँ पर आते हैं। प्रेज। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। यह नया गीत गाने वाला कवि कोई और नहीं बल्कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिनकी 96वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी की नगर इकाई ने इस जयंती समारोह का आयोजन किया। भाजपा के नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित हुए समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने देश को शिखर तक पहुंचाया, पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाया, भारत को परमाणु संपन्न देशों की कतार में खड़ा किया। कारगिल युद्ध में भारत की शक्ति को उन्होंने दुनिया को दिखाया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के जरिए उन्होंने वह साकार कर दिखाया जिसने देश को एकता के सूत्र में बांधा। यही नहीं, देश को उन्होंने प्रतिबंधों से लड़ना भी सिखाया। चतुराई नहीं, चरित्र की राजनीति करने वाले अटल जी अपने इन्हीं गुणों के कारण विपक्षियों के भी हमेशा प्रिय रहे। भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने कहा कि आज अटल जी के ही आदर्शों पर चलकर भाजपा जन कल्याण व देश के कल्याण में लगी हुई है, और यही कारण है कि आज जम्मू कश्मीर तक में कमल खिल रहा है। आज हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ नगर कार्यालय पे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे, और उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को आज इस स्तर तक पहुंचाया है जो कि आप सभी लोग देख रहे हैं। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग हर जगहों पे है। जम्मू कश्मीर जैसे जगह पे जहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी का कभी कमल खिलता ही नहीं था, आज वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के पक्ष में है। और इसी आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लगभग 9 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपये भेजा जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में आज सभी ब्लॉकों पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम रखा गया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी किसानों को संबोधित करेंगे। आज के दिन हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि पार्टी द्वारा जो भी कार्यक्रम, जो भी निर्देश, दिशा निर्देश हम लोगों को मिलेंगे, हम सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी एक साथ मिलजुल कर उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिलें व प्रभारी मंत्री आजमगढ़ सुरेश राणा ने भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित कृषि मेला, गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन तथा स्वर्गीय अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शुभारंभ किया। प्रभारी मंत्री ने कृषि मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से संवाद एवं पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी गई। आजमगढ़ के 7,143 लाभार्थियों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की 6वीं किस्त भेजी गई। इस अवसर पर अपने वर्चुअल संबोधन में किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पूर्व की कांग्रेस सरकारों को किसान विरोधी बताते हुए अपनी सरकार को किसानों का सच्चा हितैषी बताया। उन्होंने किसान बिल पर किसानों के भ्रम को दूर किया। कोई नहीं था,
और आज मैं देशवासियों को फिर याद दिलाना चाहता हूं, देश में इन किसानों की संख्या छोटी नहीं है। जिनके साथ यह अन्याय किया गया है ना, ये संख्या 80% से ज्यादा किसान इस देश में हैं, करीब करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा, जो इतने वर्षों तक सत्ता में रहे। उन्होंने इन किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। चुनाव होते रहे, सरकारें बनती रही, रिपोर्ट आती रही, आयोग बनते रहे, वादे करो भुला दो, करो भुला दो, यही सब हुआ। लेकिन किसान की स्थिति नहीं बदली। नतीजा क्या हुआ? गरीब किसान और गरीब होता गया। क्या देश में इस स्थिति को बदलना आवश्यक नहीं था? मेरे किसान भाई और बहनों, 2014 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आज खुले मन से किसानों के खाते में धनराशि भेजी है और किसान बिल की अच्छाइयों को साझा किया है। मंत्री सुरेश राणा ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर कटाक्ष करते हुए इसे कांग्रेस की राजनीतिक साजिश करार दिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को किसानों के हित में दिखावा करने वाला बताया। रूप से मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने आज 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि सीधे 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की है। इसके लिए मैं करोड़ों किसान भाइयों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। आज पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और आज मैं देख रहा हूं कि किस तरह किसानों में उत्साह है और लगातार सुबह से ही किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के लिए बेताब हैं और एकचित्त होकर के पिछले 2.5 घंटे से सारे किसान भाइयों ने इस कार्यक्रमों में सहभागिता की है। मैं उन तमाम किसान भाइयों का हृदय से आभारी हूँ। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने किसान हित में किए गए फैसले, किसानों के हित में लाए गए कानून तमाम पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि जो कृषि सुधार विधेयक हम लाए हैं ये हर तरह से किसानों के हित में है। साथ ही साथ जो भ्रम विपक्ष के द्वारा फैलाए गए हैं, जो भ्रम षड्यंत्र के तहत फैलाए जा रहे हैं, चाहे एमएसपी को समाप्त करने की बात हो, उन्होंने कहा किसी सूरत में एमएसपी समाप्त नहीं होगी, उल्टे एमएसपी को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बहुत सारे किसानों से भी उन्होंने सीधा संवाद किया है और किसानों ने बताया है कि किस प्रकार मंडी से बाहर अपनी फसल को बेच करके उन लोगों ने अपने मुनाफे को 2 से 3 गुना किया और यही प्रधानमंत्री चाहते हैं। और यही कृषि सुधार विधेयक में उन्होंने कहा है कि हम किसान को खुला मार्केट देना चाहते हैं, किसान को जकड़न से बाहर लाना चाहते हैं, किसान को बंधनों से बाहर लाना चाहते हैं, जिससे किसान अपनी फसल को जहां चाहे बेच सकता है, अपनी फसल को जिस राज्य में चाहे बेच सकता है, जिसको अच्छा लगे उसे अपनी फसल दे सकता है। और उसका जो जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है तो स्पष्ट उन्होंने कहा है कि जमीन के रहन का, जमीन के बेचने का कोई प्रावधान नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा तो किसान की फसल का होगा। और साथ ही साथ यदि किसान कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो सारे फैसले किसान के हित में है। यदि व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसे किसान की सारी कीमत को चुकाना पड़ेगा, फसल की पूरी कीमत को देना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के हर तरफ से कृषि सुधार विधेयक किसान के हित में है। और मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इस बात के लिए भी करूंगा कि इतने बड़े मन के साथ उन्होंने कहा है कि जो हमारे लोग विपक्ष में हैं, जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, फिर भी यदि किसान हित के कोई सुझाव उनके पास हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दरवाजे हर समय खुले हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, तमाम लोग किसानों से सीधा संवाद कर रहे हैं और संवाद करने के लिए तैयार हैं। यहाँ हजारों किसान भाइयों की उपस्थिति में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपके द्वारा लाए गए विधेयकों से निश्चित रूप से किसान का भला होने वाला है। किसान खुले मन के साथ
उन्नत खेती की तरफ, आधुनिक खेती की तरफ बढ़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर 2 करोड़ किसानों का हस्ताक्षर जो ज्ञापन कल कांग्रेस ने दिया है, तो कहीं न कहीं तो कांग्रेस ये किसान खिलाफ भी तो हैं इसके। मैं कांग्रेस के हस्ताक्षर पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। जिन्हें ये भी ज्ञान नहीं, एक नेता बोलता है आलू डालोगे तो सोना निकलेगा। एक जब वो लिस्ट देते हैं, कोरोना काल उत्तर प्रदेश में आता है तो 1000 बसों की सूची देते हैं और 1000 बसों में 500 से ज़्यादा नंबर ट्रैक्टर के होते हैं, कई सौ नंबर टेम्पू के होते हैं। एक तरफ वो सोना डाल कर के आलू निकाल रहे हैं, एक तरफ उनकी नेता टेम्पू डाल कर के बस निकाल रही है। कुल मिलाकर के उनके बारे में टिप्पणी करना, चूंकि उनका हमेशा रवैया किसान विरोधी रहा है, और यदि वो किसान के हित में होते तो श्री राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कहा था कि जो हमारे 2013 में कि जो हमारे 12 राज्य जो हमारी सरकारें हैं, APMC एक्ट में हम संशोधन करेंगे। उनके अंदर साहस नहीं था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यदि संशोधन किया है फिर विरोध किस बात का? लोकतंत्र में सदन है, जब सदन में विधेयक आए तो राहुल गांधी जी कहाँ थे? वो नेता कहाँ थे? उन्हें बहस करनी चाहिए थी, संशोधन प्रस्ताव लाना चाहिए था। मैं भी विधायक हूँ, कोई बात आती है अच्छी नहीं लगती तो हम लोग सदन में बहस किया करते थे। किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया, केवल किसानों को बरगलाने के लिए, किसानों को बहकाने के लिए, किसान के कंधे पर बंदूक धर के चलाने के लिए, और एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस इस तमाम विषय में लगी हुई है। लेकिन फिर भी किसान भाइयों के मन में जरा भी संशय है तो भारतीय जनता पार्टी हर संशय को दूर करने के लिए तैयार है। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं कब तक ये आंदोलन समाप्त हो सकता है? निश्चित रूप से संवाद सबसे बड़ा माध्यम है, और आज प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा है कि हम पूरी तरह संवाद के लिए तैयार हैं, और सीधे उन्होंने किसान भाइयों को संदेश भेजा है कि तमाम राजनीतिक आधार से अलग हट करके किसान भाई, और उन्होंने ये भी इशारा किया है कि जब ये विषय शुरू हुआ था तो विशुद्ध रूप से किसान ने इस विषय को शुरू किया था, और उनके मन में शंका थी कि MSP समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने सीधा कहा MSP समाप्त नहीं होगी तो किसान संतुष्ट हो चला था। लेकिन किसान की संतुष्टि को देख करके उन तमाम लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन राजनीतिक दलों को अच्छा नहीं लगा, षड्यंत्र करने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगा, और षड्यंत्र के तहत पुनः उन्होंने इस वातावरण को जिंदा किया है। तो किसान भाइयों से मैं भी निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधा कहा है कि यदि कहीं कुछ लगता है संवाद का विषय तो आप संवाद करिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही कि अब अंबानी और अडानी के लिए किया जा रहा है, अखिलेश जी ने कहा, और तमाम किसानों के हित में ये नहीं है। इस तरह की क्या है? समाजवादी पार्टी के फैसले यदि आप गौर से पिछले 5 साल के उनके फैसले देखेंगे तो 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद वो उत्तर प्रदेश में करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं की खरीद उत्तर प्रदेश में कर रही है। 10 से 12 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद वो पूरे उत्तर प्रदेश में करते थे। आज योगी सरकार 50 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा की खरीद कर रही है। उनके समय में उत्तर प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए का एक वर्ष में पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को भुगतान होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार, एक वर्ष में 36,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का गन्ना किसानों का भुगतान कर रही है। उनके समय में 5 से 6 घंटे बिजली आती थी, आज उत्तर प्रदेश के गाँव में भी 18 से 20 घंटे बिजली आती है। वो तमाम योजनाओं का शिलान्यास करके, और शिलान्यास करने में वो विश्वास करते थे। आदरणीय योगी जी तमाम योजनाओं का शिलान्यास के बाद लोकार्पण करने में भी विश्वास करते हैं। जो योजना शुरू करते हैं उस योजना को पूरा करते हैं। अखिलेश जी के बारे में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि कभी भी उन्होंने धरातल की बातें नहीं कही। किसान हित का कोई फैसला उनकी सरकार ने नहीं लिया। आज वो किसान के चिंतक बन रहे हैं। जब उन्हें 5 साल अवसर मिला था तो उन्होंने किसान के हित में क्या क्या किया था, एक बार यदि वो देश की और उत्तर प्रदेश की जनता को बताएंगे तो मैं समझता हूँ सवाल उठाने से ज़्यादा वो बेहतर रहेगा। सर, अखिलेश जी तो आए थे, उनका कहना था कि आजमगढ़ में किसानों का गन्ने का भुगतान भी नहीं हो रहा है और पूरे प्रदेश में नहीं हो रहा है, तो इस तरह से सरकार कर रही है, आप कह रहे हैं कि यहीं आजमगढ़ में ही अखिलेश जी हमारी जो डिस्टरी सठियाओं मिल की है वो बीच में छोड़ करके सरकार चली गई थी। मैं अभिनंदन करूंगा योगी जी का, 33 करोड़ रुपए से ज़्यादा देकर के डिस्टरी को शुरू कराने का काम योगी सरकार ने किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज पूरे पूर्वांचल के विकास के लिए एक शानदार तोहफा देने का काम आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। इसी आजमगढ़ में जिसे वर्षों तक राजनीति की धरती के रूप में इस्तेमाल करने का काम आदरणीय अखिलेश जी ने किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं
क्या कभी उनके मन में नहीं आया कि पूर्वांचल के नौजवानों के लिए, पूर्वांचल की बहनों के लिए, आजमगढ़ के भाइयों के लिए, आजमगढ़ के यूथ के लिए यहाँ कोई अच्छा पढ़ाई का साधन होना चाहिए? मैं बधाई दूंगा योगी जी को कि उन्होंने आजमगढ़ की धरती पर विश्वविद्यालय देने का काम किया और यहाँ के नौजवानों का जो ब्रेन है, यहाँ के नौजवानों की जो बुद्धि है, उसकी क्षमता का पूरी तरह उपयोग हो सके, इसलिए यहाँ पूरे औद्योगिक कॉरिडोर के माध्यम से भी, चाहे वो रोजगार के अवसर हों, चाहे यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ाई के अवसर हों, वो तमाम विषय देने का काम योगी जी ने किया है। तो पहले अपने कामों का चिंतन करके और निश्चित रूप से उनका विश्लेषण करके बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। विश्वविद्यालय का शिलान्यास। इस मौके पर जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, सीडीओ आनंद शुक्ला, बीजेपी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, अखिलेश मिश्रा, कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर डीके सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। 2 दिवसीय आजमगढ़ दौरे पर आए जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा को जनपद में सब कुछ ठीक ठाक दिखा। कड़ाके की ठंड के बाद भी शहर के कई इलाकों में अभी तक अलाव नहीं जल रहा है। रैन बसेरा होने के बावजूद जरूरतमंद रैन बसेरा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत से लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं, लेकिन गुरुवार रात प्रभारी मंत्री ने निरीक्षण किया तो उन्हें सब कुछ ठीक ठाक नजर आया। वह ठंड को लेकर प्रशासन की तैयारियों से संतुष्ट दिखे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ठंड में कोई कोताही न बरती जाए। पिछले 2-3 महीने से जिले में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, लेकिन मंत्री जी का मानना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में आज आजमगढ़ की पहचान बदल रही है। रैन बसेरे का भी वहाँ निरीक्षण किया था और शहर में अलाव की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, अलाव जल नहीं रहा अभी तक। और ईओ नगर पालिका कर रहे हैं, उनके पास अभी उन्होंने टेंडर डाला है, अभी प्रस्ताव नहीं आया सर। अभी ठंड नहीं पड़ रही, इसीलिए मैं कल स्वयं निरीक्षण करने गया था और माने मुख्यमंत्री जी सदैव रैन बसेरों का स्वयं निरीक्षण करते हैं और कल शहर के विभिन्न चौराहों पर मैं स्वयं गया। लगभग 1.5 घंटे निरीक्षण की कार्रवाई चली। तो निश्चित रूप से मैंने उन लोगों से भी बात की जो रैन बसेरे में रुके हुए हैं, उनके कंबल, उनकी व्यवस्था सारी जांची, सारी परखी और मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से गंभीरता के साथ प्रशासन पूरी व्यवस्थाओं को करने में लगा है और पूरी तरह निर्देश दिए गए हैं कि ठंड में किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, किसी भी तरह की कोई कमजोरी ना हो, किसी भी तरह का कोई लापरवाही ना हो। उस तमाम प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन पूरी तरह रैन बसेरे में कल मुझे व्यवस्था देखने को मिली। वहाँ मौजूद लोगों से भी मैंने स्वयं बात की। सर 2 महीने से आजमगढ़ में क्राइम का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत ज़्यादा क्राइम का ग्राफ है, तो आप प्रभारी मंत्री होने के नाते किस तरह से? आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बनी हुई है और ये वही आजमगढ़ है जो लगातार पूरे देश में कहीं भी घटना होती थी तो कहीं ना कहीं तार जुड़ जाते थे और ये आज वही आजमगढ़ है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और यहाँ के विश्वविद्यालय के कारण और यहाँ के नौजवानों की ऊर्जा के कारण और यहाँ के नौजवानों की पॉजिटिव दिशा और तमाम मैं कह सकता हूँ कि यहाँ के नौजवानों का जो ब्रेन है उसके उपयोग के कारण आज आजमगढ़ की चर्चा यहाँ के विश्वविद्यालय और यहाँ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यहाँ की एयर स्ट्रिप, उसके कारण योगी जी की सरकार में हो रही है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। आजमगढ़ में स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय के शिलान्यास के बाबत मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार की पूरी तैयारी है, कुछ प्रशासनिक विषय रह गए हैं जिसकी तैयारी की जा रही है। जल्द ही मुख्यमंत्री जी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। हमारी पूरी तैयारी है और जो कुछ प्रशासनिक विषय हैं वो उनकी हम तैयारी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही आजमगढ़ के विश्वविद्यालय का शिलान्यास करें। सो मस्ट गो ऑन की कहावत को चरितार्थ कर रहे हुनर संस्थान के कलाकार कोविड की चुनौतियों के बाद भी सुरक्षित तरीके से हुनर रंग महोत्सव का आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक करने जा रही हैं। प्रतिभा निकेतन स्कूल के प्रांगण में रंग महोत्सव का आयोजन होगा। महोत्सव की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मंच पूरी तरह से तैयार हो गया है। अतिथि कलाकारों का आगमन शुरू हो चुका है। ये जानकारी देते हुए रंगकर्मी सुनील दत्त विश्वकर्मा ने बताया कि जमशेदपुर, धनबाद, वाराणसी की टीमें आ चुकी हैं जिनके नाटक उद्घाटन सत्र में आयोजित होंगे। महोत्सव को सफल बनाने के लिए डॉक्टर पीयूष सिंह यादव को आयोजन अध्यक्ष
समाजसेवी अभिषेक जायसवाल दिनू को स्वागताध्यक्ष मनोनीत किया गया है। स्थानीय कार्यक्रम की जिम्मेदारी गौरव मौर्य, कमलेश सोनकर, आकाश गौड़, सावन प्रजापति, करण सोनकर, काजल सिंह, कशिश गुप्ता, ईसा अग्रवाल को दी गई है। रंगग्राम की जिम्मेदारी शशि सोनकर, अमरजीत विश्वकर्मा, रवि चौरसिया, राकेश कुमार, विनय कुमार को सौंपी गई है। स्वागत की जिम्मेदारी सपना बनर्जी, अनुराधा राय, डॉक्टर पंखुड़ी मौर्य, श्रुति अग्रवाल को दी गई है।